हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने किया था हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 वॉइडेबल, और आज हम करेंगे सेक्शन 13 डिवोर्स। जो मैंने आपको बोला था कि जो डिवोर्स का चैप्टर है ना, वो थोड़ा लंबा चला जाएगा बिकॉज उसके जो सेक्शंस हैं, किस किस टाइप्स का डिवोर्स होता है, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो गया। इसलिए पार्ट 1 बना देती हूँ, फिर पार्ट 2 बना दूंगी एक और। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइवोर्स होता क्या है। ठीक है, डाइवोर्स क्या होता है? डाइवोर्स होता है टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। शादी को जब डाइवोर्स मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं और मैरिज जो होती है उनकी वो टर्मिनेट हो जाती है, टूट जाती है। कोर्ट द्वारा कोई डिक्री प्राप्त करके वो डाइवोर्स मिल जाता है। अब मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है? सिसेशन ऑफ मैट्रिमोनियल बॉन्ड। ए डिक्री ऑफ डिवोर्स पुट्स एन एंड टू द मैरिटल बॉन्ड एंड द पार्टीज नो लॉन्गर रिमेन्स हस्बैंड एंड वाइफ। वो ज़्यादा देर तक हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहते। जब डाइवोर्स मिल जाता है तो उनका हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो टूट जाता है, मैरिटल स्टेटस जो होता है वो टूट जाता है, और उनका बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। डिवोर्स वॉज अननोन टू द ओल्ड एज हिंदू लॉ। हिंदू लॉ कहता है कि जब ये एक्ट पास हुआ, उससे पहले जो शादी होती थी हिंदू धर्म में, उस चीज को वहां पे कोई भी डाइवोर्स का कोई भी जगह नहीं थी, वहां पे कोई भी प्लेस नहीं थी डाइवोर्स के लिए। वो शादी को लाइफ लॉन्ग मैरिज कहते थे और 7 जन्मों का बंधन कहते थे। वहां पे डाइवोर्स का कोई नाम ही नहीं जानता था कि डाइवोर्स भी कोई चीज होती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जब फर्स्ट टाइम पास हुआ, तब ये कंसेप्ट आया, तब ये इंट्रोड्यूस हुआ डाइवोर्स जो वर्ड था 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के बाद। तो ये था डाइवोर्स। अब जो डाइवोर्स का है ना, डाइवोर्स के सेक्शंस कौन कौन से हैं उनके बारे में बताती हूँ। सेक्शन 13 जो है वो डाइवोर्स है। सेक्शन 13 क्लॉज 1 आता है, जिसके ग्राउंड जो है अवेलेबल होते हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए होते हैं। और सेक्शन 13 सब क्लॉज 1A जो है उसके 2 ग्राउंड्स हैं, और सेक्शन 13 क्लॉज 2 आता है, उसके 4 ग्राउंड्स हैं। और जुडिशियल ग्राउंड्स भी आते हैं सेपरेशन के, और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 13B के अंडर आता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 का क्लॉज 1, जिसमें 8 ग्राउंड्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। 3-4 जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पहले भी जुडिशियल सेपरेशन के टाइम भी पढ़े थे, और वॉइडेबल और नॉन वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के टाइम भी पढ़े थे। लेकिन अब इनको हम थोड़ा सा केस लॉज के साथ भी समझेंगे। अब नंबर 1 पे आता है एडल्ट्री। 8 ग्राउंड्स हैं सेक्शन 13(1) के, जिसमें 8 ग्राउंड्स हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है अडल्ट्री। अब एडल्ट्री क्या होती है, अब हम समझेंगे एडल्ट्री क्या होती है। Voluntary sexual intercourse with any person other than one spouse। अगर उसका रिलेशनशिप हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसका रिलेशनशिप जो है वो किसी अपने स्पाउस को छोड़ के किसी और के साथ वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो वो इस बिहाफ पे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो ऐसे कर रहा है या कर रही है, एडल्ट्री कर रही है। अब एडल्ट्री जो होती है ना, वो किस टाइप की होती है? इसके कुछ इंसेंशियल्स हैं। सिंगल एक्ट सफिशिएंट, सिंगल एक्ट भी हो सकता है उसकी तरफ से। आफ्टर सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज, प्री मैरिज उसका जो भी हो, चाहे वो एडल्ट्री कर रही हो चाहे जो मर्जी कर रही हो, तो वो इस सेक्शन के अंडर डाइवोर्स नहीं मिलता। अगर कोई बोलता है कि जिस लड़की से आपने शादी की है या जिस लड़के से आपने शादी की है, उसका शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था, वो क्रॉस है या कुछ है, तो लेकिन उस बिहाफ पे लड़का हो या लड़की हो, उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो भी उसका जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करे वॉलंटरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अगर उसको कोई पकड़ के लेके जा रहा है, उसको बाय फोर्स कर रहा है उसको, तो ये हमारा डाइवोर्स का सेक्शन 13 के अंडर नहीं आता है, बिकॉज हो सकता है उसका रेप हो रहा हो या कुछ हो रहा हो। ये सब चीज़ें नहीं आती, वॉलंटरी होना चाहिए।
सेक्शन 13(1) में अडल्ट्री एक जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम क्या बोला गया कि अडल्ट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट द कोर्ट हैज एक्सप्रेसली हेल्ड दैट इट विल रिमेन ग्राउंड फॉर मैट्रिमोनियल केसेस। एडल्ट्री जैसे मर्जी हो, लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस में अगर एडल्ट्री हो रही है तो इस बेसिस के ऊपर डाइवोर्स मिलना ही है। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एडल्ट्री के ऊपर अपना डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। सेकंड आता है क्रूएलिटी। ये हम 13(1) के ग्राउंड्स कर रहे हैं। फर्स्ट ग्राउंड हो गया एडल्ट्री और सेकंड कर रहे हैं हम क्रूएलिटी। क्रूएलिटी क्या होती है? क्रूएलिटी से ही आपको वैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, क्रूएलिटी किसी के द्वारा, चाहे हस्बैंड के द्वारा चाहे वाइफ के द्वारा, अपनी हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मार पीटना या वाइफ के द्वारा हस्बैंड को मारना पीटना, और उसको फिजिकल, पहले तो ये फिजिकल था, फिजिकल क्रूएलिटी होती थी, लेकिन अब मेंटल क्रूएलिटी को भी जगह दे दी गई है। फिजिकल क्रूएलिटी हो गई कि किसी को फिजिकली हानि पहुंचाना, उसकी लात तोड़ देना, उसको मारना, उसके बाल नोचने, और मेंटली हो गया उसको टॉर्चर करना, उसको मेंटली टॉर्चर करना, तू ऐसी है, गंदी गंदी गालियां देना, ये सब चीज़ें करना, ये होता है मेंटल क्रूएलिटी। और मेंटल क्रूएलिटी के बेसिस पे चाहे लड़का हो चाहे हस्बैंड हो या चाहे वाइफ हो, उस बेसिस के ऊपर डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। तो बताती हूँ, एनी अनरीजनेबल कंडक्ट विच कॉजेज पेन एंड सफरिंग दैट पर्सन can't reasonably be expected to live with the person practically cruelty। जो इंसान अगर क्रूएलिटी कर रहा है, जो ये इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है, क्रूअल कर रहा है उसके साथ कुछ भी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, तो वो या लड़का हो या लड़की हो, कभी भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकते, और इस बेसिस के ऊपर कोर्ट उनको क्रूएलिटी के बेस पे डाइवोर्स दे सकती है। अब इस क्रूएलिटी का भी एक केस लॉ पढ़ सकते हैं, जिसमें रुसेल वर्सेस रुसेल है। रुसेल वर्सेस रुसेल में सबसे पहले क्रूएलिटी जो थी वो फिजिकल के बेसिस पे ही डाइवोर्स मिला था, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार, इनको एज वेल एज फिजिकल एज वेल एज मेंटली के बेसिस के ऊपर भी इनको डाइवोर्स मिल गया था। अब रुसेल वर्सेस रुसेल क्या कहते हैं, इनका जो केस लॉ है, cruelty was defined for the first time as the conduct of such character as to have caused danger to life, limb or health। कोर्ट कहता है ये क्रूएलिटी जो है ये सबसे बड़ा ऐसा कंडक्ट है करेक्टर का कि हमें नुकसान, हमारी जान को नुकसान पहुंचा सकता है, हमें हाथ पैर हमारे टूट जाएंगे, हम क्या करेंगे, ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इससे बचने के लिए हस्बैंड चाहे फाइल करे चाहे वाइफ फाइल करे, उनको डिवोर्स देना ही होगा। बॉडली और मेंटल और गिव राइज टू अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच कंडक्ट। तो रुसेल वर्सेस रुसेल में फर्स्ट टाइम ये जो था, ये कंडक्ट था जो फिजिकल कंडक्ट था, ये वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले इसमें आया था। मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया, टू कॉन्स्टिट्यूट क्रूएलिटी इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द रेस्पोंडेंट शुड हैव एक्टेड in such a manner so as to make the petition apprehend physically danger। उन्होंने बोला गया जरूरी नहीं है कि उसने हाथ पैर तोड़े हो या मारा ही हो, फिजिकली कुछ किया हो, अगर वो क्रूएलिटी मेंटली भी है, अगर वो मेंटली भी उसको टॉर्चर कर रहा है कि आप ये करो, आप अपने घर से ये लेके आओ, तुम क्या लेकर आई हो, और गाली गलौज करता है, तब भी यह फिजिकली डेंजर है और इसके बिहाफ पे भी डाइवोर्स मिल जाएगा। अब आता है 13(1) का 1B आता है, जो सब क्लोज 1B थर्ड है डेजर्शन। डेजर्शन क्या होता है? डेजर्शन होता है रिस्पोंडेंट हैज डेजर्टेड पिटिशनर फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द पिटिशन। अब इसमें बताया गया है डेजर्शन होता है कि इमीडिएटली जब उसने पिटिशनर है, उसने कोर्ट में पिटिशन डाल दी है, उसके 2 साल हो चुके हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो घर नहीं आई है, वो मेरा घर जो एक दूसरे के साथ हम लोग रहते थे हस्बैंड वाइफ, जो वाइफ है वो घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली गई है, और हम मतलब कि उसने अपनी जो भी कॉन्जुगल राइट्स हैं, जो भी मैरिज की ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ हैं, वो सारी उसने ख़त्म कर दी हैं, और 2 साल हो गए हैं वो चली गई है, वापस नहीं आई है, तो इस बेसिस के ऊपर भी डाइवोर्स मिल जाता है।
डेजर्शन होता है जो बेयर एक्ट्स में लिखा है विड्रॉल फ्रॉम मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, जो मैंने आपको पहले बताया कि अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन जो ड्यूटीज थी उनको विड्रॉल कर देना, उनको छोड़ देना। अब टाइप्स ऑफ डेजर्शन कैसे होते हैं, वो कैसे टाइप्स ऑफ डेजर्शन कैसे छोड़ के गई? एक्चुअल, फिजिकली स्टेइंग अवे। एक्चुअल होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। टू टाइप्स ऑफ डेजर्शन होते हैं। एक्चुअल जो है फिजिकल स्टेइंग अवे, फिजिकली वो दूर रह गई है, मतलब कि कहीं दूर चली गई है, जैसे कि वो अपने ये वाला अपना जो जहाँ पे उसका हस्बैंड रहा था उसको छोड़कर वाइफ जो है किसी और दूसरे अपने घर में, मतलब अपने मायके चली गई है, दूर रह रही है वहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव, नॉट परफॉर्मिंग कॉन्जुगल ड्यूटीज, रह तो वो एक ही छत के नीचे रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो उसकी कॉन्जुगल राइट्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनसे दूर हट गई है। वो कोई भी वो परफॉर्म नहीं कर रही है, या हस्बैंड है चाहे वाइफ है, वो दोनों ही उनमें से कोई भी जो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो जो उनके कॉन्जुगल ड्यूटीज होनी चाहिए, जो परफॉर्म करनी चाहिए, अगर एक के छत के नीचे रहते हैं वो नहीं कर रहा है, तो इस बेसिस के ऊपर भी कोर्ट को डाइवोर्स देना ही होगा। अब इसके एसेंशियल्स क्या है डेजर्शन के? देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले कि उन दोनों को सेपरेशन होनी बहुत जरूरी है, 2 साल की सेपरेशन होनी बहुत जरूरी है, चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, 2 साल उनसे अलग रह रहा हो। इंटेंशन, सबसे बड़ी बात है कि उनकी इंटेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो घर छोड़ के गई है, उसकी इंटेंशन तो ऐसी नहीं थी, वो तो हो सकता है वो वहां पे गई हो जॉब करने के लिए गई हो, लेकिन उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं है, तो वो इंटेंशन टू स्टॉप परफॉर्मिंग कॉन्जुगल ड्यूटीज, वो इंटेंशनली जो ड्यूटीज है वो विदाउट एनी रीजनेबल कॉज से, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी से वो कर रही है। उसकी कि मैं ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर सकती, मैं वहां पे जॉब कर रही हूँ, तो हो सकता है अगर उस बिहाफ पे वो घर छोड़ के गई है तो ये डाइवोर्स नहीं मिल सकता इस बेसिस के ऊपर। अगर वो इंटेंशनली, हाँ मैं ये घर छोड़ के जाती हूँ बाय द विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और विदाउट एनी कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टीज, तो हमें डाइवोर्स जल्दी से मिल जाता है। और अब आते हैं हम सेक्शन 13(1) के 2 में, सब क्लॉज 2 में, जिसमें है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी एक पार्टी, अगर वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, वो अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में आ जाते हैं, जैसे हिंदू का छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आ जाते हैं, कोई भी अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, तो इस बेसिस के ऊपर भी क्या कहते हैं, डाइवोर्स है, वो हस्बैंड या वाइफ हो, वो पिटिशन जो है वो कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और इस बेसिस के ऊपर डाइवोर्स ले सकते हैं। अब कन्वर्जन क्या बताया है? आइदर स्पाउस सीजेस टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन, चाहे कोई भी स्पाउस है वो पहले हिंदू थी लेकिन उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो। कन्वर्जन इटसेल्फ डज नॉट रिजल्ट इनटू डाइवोर्स, ये नहीं है कि कन्वर्जन हो गया है तो इसका हमने अपना वो चेंज कर लिया है, अगर धर्म चेंज कर लिया है, कन्वर्जन चेंज कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है अपना रिलीजन, तो हमें इसका डाइवोर्स मिल जाएगा। नहीं, हो सकता है कि ठीक है हस्बैंड ने चेंज कर लिया लेकिन वाइफ भी चेंज कर ले, तो इन बेसिस के ऊपर डाइवोर्स नहीं मिल जाता है। Right to file for divorce under this ground is only available to non-converting spouse. ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जिस स्पाउस ने नॉन कन्वर्ट किया हो, जिसने धर्म अपना चेंज ना किया हो। अगर दोनों ने चेंज कर लिया है तो कोई भी उन दोनों में से अपना क्या कहते हैं, ये वाली पिटिशन कन्वर्जन के अगेंस्ट पिटिशन कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकता है। और अगर जिसने नहीं किया है, जो नॉन कन्वर्टिंग स्पाउस है, वो कर सकता है। तो सेक्शन 31 का 3 आता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस क्या होता है? जिसका दिमाग खराब हो गया होता है, जिसके दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अवेलेबल नहीं होता है। पिटिशनर हैज टू प्रूव, अब पिटिशनर्स को ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि उसका जो माइंड है वो अनसाउंडनेस है, वो ऐसा है। रिस्पोंडेंट इज सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल अनसाउंडनेस माइंड, कि कौन सी पिटिशनर को प्रूव करनी होगी कि जो रिस्पोंडेंट है वो बहुत बुरी बीमारी से ग्रसित है, जो इनक्योरेबल है, जो ठीक नहीं हो सकती है, तो ये कोर्ट को उसको प्रूव करना होगा कि वो अनसाउंडनेस है। अब नेचर ऑफ अनसाउंडनेस इज सच दैट द पिटिशनर कांट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। अब उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि इस एनवायरनमेंट में जो हस्बैंड है या वाइफ है, कोई भी जिसका अनसाउंडनेस माइंड है, जिसका माइंड काम नहीं कर रहा है, कि उसके साथ जो पिटिशनर है वो रिस्पोंडेंट के साथ नहीं रह सकता एक ही छत के नीचे। अब सेक्शन 13(1) का 4 आता है। जो सेक्शन 13(1) का 4th है ना, लेप्रोसी है, वो हमारे एक्ट से अब निकल चुका है, रिपील हो गया है, यहाँ से रिमूव्ड हो चुका है। आफ्टर द पर्सनल अमेंडमेंट 2019 के बाद लेप्रोसी को खत्म कर दिया गया है और लेप्रोसी के बेसिस के ऊपर डाइवोर्स नहीं मिल सकता है। तो 14 तो वैसे रिपील कर दिया गया है, खत्म ही कर दिया गया है, तो लेप्रोसी को
मैंने वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बताया कि पहले था लेप्रोसी भी, इस बेसिस के ऊपर भी डाइवोर्स मिल जाता, लेकिन 2000 पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ 2019 में तो लेप्रोसी को रिमूव कर दिया गया। अब सेक्शन 13(1) का 5th आता है जिसमें वेनरल डिसीजेस होते हैं। अब वेनरल डिसीजेस कौन से होते हैं? वेनरल डिसीजेस हैं रिस्पोंडेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिसीजेस इन कम्युनिकेबल फॉर्म। जैसे कि वेनरल डिसीजेस वो होते हैं, ये हस्बैंड को भी हो सकते हैं, वाइफ को भी हो सकते हैं, जैसे एड्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपने सुनी हैं कि वो अगर एक या दो से ज़्यादा के साथ वो रिलेशनशिप में आती है तो ये वेनरल डिसीज हो सकता है और इस बेसिस के ऊपर भी हम डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 13(1) का 6 आता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है सन्यासी बन जाना। रिनंसिएशन आता है सेक्शन 13(1) का 6 आता है सब क्लॉज, जिसमें है रिनंसिएशन सन्यासी रिस्पोंडेंट हैज रिन्यूज द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू रिलीजियस ऑर्डर। अगर उसने धार्मिक तहत के अंदर सन्यासी बन गया, अपना परिवार, घर, वर्ल्ड, पूरा संसार छोड़ दिया है, तो इसके बेसिस के ऊपर भी जो पिटिशनर है वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट में केस दाखिल कर सकता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो रेनंसिएशन हो गया, रिनाउंस हो गया, सन्यासी बन चुका है, उसने अपना घर संसार सब कुछ त्याग दिया है, तो मेरे को अब डिवोर्स दिया जाए। सेक्शन 13(1) का 7th आता है प्रिज्यूम्ड डेथ। प्रिज्यूम्ड डेथ मतलब कि अगर आप जो अपना रिस्पोंडेंट है, काफ़ी साल हो गए हैं, 7 साल से ऊपर हो गया है कि वो घर नहीं आ रहा है, ढूंढने के ऊपर भी फ़ोन नहीं लग रहा है उसका कहीं पे भी, तो उसको क्या माना जाएगा? प्रिज्यूम डेथ की, उसकी डेथ हो चुकी है इसीलिए वो नहीं आ रहा है। तो इसके बेसिस के ऊपर भी अगर 7 साल से वो कोई कांटेक्ट में नहीं है, ना वो घर आया है ना गया है और किसी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज़ को माना जाएगा प्रिज्यूम डेथ की, उसकी डेथ हो चुकी है, 7 साल के अंदर वो घर नहीं आया, तो इस बेसिस के ऊपर भी डाइवोर्स बहुत ईजिली मिल जाएगा। ये था 7th ग्राउंड सेक्शन 13(1) का। और इसमें आता है एक 7th का 8th ग्राउंड हो गया ना ये प्रिज्यूम्ड डेथ, क्योंकि बिकॉज ये 4th खत्म कर दिया गया लेप्रोसी का, तो अब 8 ग्राउंड थे, 7 ही रह गए हैं 4th को छोड़कर, लेप्रोसी को छोड़ के। ये जो था ये लास्ट था प्रिज्यूम्ड डेथ नॉट हर्ड लाइफ फॉर 7 years और मोर, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा हो जाए उसको प्रिज्यूम्ड डेथ माना जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने किया है सेक्शन 13 का 1, जिसमें 8 ग्राउंड्स थे और 8 ग्राउंड्स हमने 1 by 1 हमने 8 ग्राउंड्स पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? एडल्ट्री है, क्रूएलिटी है, डेजर्शन है, कन्वर्जन है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, वेनरल डिसीज है, रेनंसिएशन है, मिसिंग फॉर 1 year और प्रिज्यूम्ड डेथ, और इसमें से एक जो था लेप्रोसी वो रिपील कर दिया गया है पर्सनल लॉ के अंदर, पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर। तो ये सब चीज़ें थी 13(1) के अंदर जिस ग्राउंड के ऊपर हमें डाइवोर्स मिल सकता है। और अब हम जो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेक्शन 13 का 1A पढ़ेंगे जिसके 2 ग्राउंड्स हैं, और सेक्शन 13 का 2 पढ़ेंगे जिसके 4 ग्राउंड्स हैं। सेक्शन जो 13 का 1A पढ़ेंगे 2 ग्राउंड्स, ये दोनों के ऊपर लागू होता है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। और जो सेक्शन 13 का 2 पढ़ेंगे सब क्लॉज, वो 4 ग्राउंड्स हैं उसके, लेकिन ओनली फॉर वाइफ्स ही डाइवोर्स ले सकती है इन ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर। तो फ्रेंड्स दिस इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे, और ये हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन पार्ट 2 में हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सेक्शन 13 के 1A करेंगे और सेक्शन 13 का 2 करेंगे। अगर इसमें से कोई भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।